जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। हम काफी बाद दिनों मिल रहे हैं। इसका रीजन अगर कहा जाए तो वैवाहिक कार्यक्रम रहे, यानी कि विवाह की बातें चल रही हैं, जिसके कारण इधर उधर थोड़ा जाना पड़ रहा है और जिसके कारण मेरी अव्यवस्था रही और उसके कारण आप सभी को यानी कि क्लासेस नहीं मिल पाई, जिसका मुझे खेद है। काफी यानी कि 2-3 दिन पहले मैं फ्री हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि 1 जुलाई यानी नए सिरे से शुरुआत करेंगे 1 जुलाई से। और यानी कि ये शैक्षिक जो माह है 1 जुलाई शुरू होता है, तो इसी दिन से हम लोग एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो आज 1 जुलाई है। अगर हम देखें तो लगभग यानी कि 22 तारीख की अगर बात करें, जो भंडारे की वीडियो के बाद आपको वीडियो नहीं मिली, उसके पहले भी काफी अव्यवस्थाएं थी अगर बात की जाए तो ये समझिएगा इधर बीच काफी ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जो आपके पेपर को काफी अच्छा जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इधर बीच कुछ ऐसे टॉपिक हुए हैं। देश में अगर हम बात करें, हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट निकल कर आता है आपका जो अभी एयरबेस पर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर एयरबेस पर जो हमला हुआ, उसमें एक अच्छा सा टॉपिक है ड्रोन हमला ये हुआ है। तो ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, ड्रोन कैसे होते हैं, क्या होता है इनकी, यानी कि एंटी ड्रोन जो होता है सिस्टम क्या होता है, इन सब पर एक अच्छी सी क्लास बन सकती है और पेपर हमारा उससे जो है टारगेट हो सकता है। एक टॉपिक और भी है, हमारे भारत के प्रथम नागरिक और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने जो है कानपुर भाषण में एक बयान दिया कि राष्ट्रपति महोदय की सैलरी कर मुक्त नहीं होती है, उनको भी पे करना पड़ता है, 3.25 लाख रुपए प्रति माह वो पे करते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दे दिया। और ये बयान कहाँ तक सही है, इस बयान के पीछे उद्देश्य क्या है उनका, इन सभी बातों पर एक चर्चा करके हम अच्छे से टॉपिक की ओर पढ़ सकते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि राष्ट्रपति की सैलरी कर मुक्त नहीं है, उनको भी समझाना होगा कि और समझना होगा कि कैसे ये सिस्टम है, क्या क्या है, क्या कर मुक्त है और क्या कर मुक्त नहीं है, उन पर हम चर्चा करेंगे। एक ये टॉपिक आपका अच्छा सा है। दूसरा एक टॉपिक अगर देखा जाए तो भारत में 25 जून को तीसरा आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारत में अगर कहा जाए आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पहला आपातकाल था। तो आपातकाल बहुत से बच्चों के दिमाग में है, आपातकाल होता क्या है, कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है, सिस्टम क्या है, कहां से लिया गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका करीब 1 या 1.5 घंटे की वीडियो सिर्फ आपातकाल पर ही मैं लाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इसकी काफी लंबी सीरीज है। अगर देखा जाए तो जर्मनी में कहां से आया आपातकाल, पहले दुनिया का कौन देश इसने आपातकाल को लगाया, इन सब बातों पे चर्चा करने में अगर बात करेंगे तो एक अच्छा टॉपिक बनेगा। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को नए से शुरुआत कर रहे हैं। तो 1 जुलाई क्या है कुछ खास, आज का इतिहास आज के एग्जाम के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो 1 जुलाई का जो इतिहास है, 1 जुलाई की जो घटनाएं हैं, वो 3 ऐसी घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आती थी, आती हैं और आती रहेंगी। तो हम देर ना करते हुए यानी कि 1 जुलाई की शुरुआत करते हैं। फिर जितना मैंने टॉपिक आपको बताया है, ये टॉपिक आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, ओके। और जितने भी आपके प्रिय गुरुजन अध्यापक हैं वो सब अब आपके लिए रेडी हो जाएंगे, आपके प्यारे सौरभ सर और आपके प्यारे जो हैं ओम प्रकाश मौर्य सर, वो सभी हाजिर हो जाएंगे। 1-2 नए टीचरों से भी मुलाकात आपको हो सकती है कि 1-2 नए टीचरों से आपकी मुलाकात हो जाए चैनल पर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 जुलाई अगर हम बात करते हैं तो ये 1 जुलाई का क्या क्या इतिहास है आज के एग्जाम के हिसाब से। अगर 1 जुलाई की हम बात करें तो सबसे पहले 1 जुलाई को जन्म लेने वाले भारत में सभी भारतीय महिला पुरुष यानी नागरिकों को हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही मैं क्यों विश कर रहा हूं, इसका रीजन है कि भारत में लगभग उत्तर भारत की आबादी का 60% जो आबादी है वो 1 जुलाई को ही अपना जन्मदिन मनाती है। क्योंकि स्कूल में एक वो होता था जिसे कहते हैं ना कि जब मार्कशीट निकलेगी 1 जुलाई मार्क अगर लिखवाएंगे बर्थडे बच्चे का, तो जब वैकेंसी निकलेगी तो वैकेंसी में क्या होगा कि हम अपने बच्चे की एज को अच्छे से दिखा पाएंगे और हमारा बच्चा नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और नौकरी के लिए यानी कि उसकी एज सही रहेगी, ऐसा मानते थे। आपके माता पिता का भी जन्मदिन देखिए 1 जुलाई ही होगा, आज उठाकर देखिएगा और उन्हें भी यानी मार्कशीट का बर्थडे ही सही लेकिन विश कर दीजिएगा, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई के इतिहास में सबसे पहली बात अगर देखें तो पहला जो आपका कुछ जो खास पॉइंट है वो है डॉक्टर्स डे, ठीक है।
डॉक्टर डे है, ये एक बनता है। दूसरा पॉइंट आपका अगर हम कहें तो आज वन महोत्सव है। तीसरा पॉइंट अगर हम कहें तो आज ही SBI का स्थापना वर्ष है। ध्यान समझिएगा, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे और इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलने वाले हैं और ये टॉपिक से आपका एडवांस जीएस काफी कवर होगा। एडवांस जीएस जिसे बोलते हैं डायनामिक जीएस, नॉट स्टैटिक जीएस। ओके, डायनामिक जीएस। तो चलो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे क्लियर कर लें। तो पहला पॉइंट डॉक्टर्स डे को उठाते हैं, बाकी दोनों पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। तो डॉक्टर्स डे की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स डे में देखिए क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का जन्म हुआ था। और डॉक्टर्स की बात अगर करें तो आज चिकित्सक दिवस है। तो आज सभी डॉक्टरों को, भारत के, विश्व के सभी डॉक्टरों को मेरा शत शत नमन, क्योंकि डॉक्टर पृथ्वी पर भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं और इनका अगर अस्तित्व ना हो तो शायद हम आप जीवित ना रहें। इस कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की जो छवि निकलकर हमारे सामने आई है वो किसी भगवान से कम नहीं आई है। मतलब एक भगवान जिसे हम नहीं जानते, नहीं देखते, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन एक साक्षात भगवान हमारे सामने होते हैं जो हमारी देख रेख, हमारी सेवा करते हैं। कोरोना काल में परिजनों को दूर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेस जितनी भी थी, सिस्टर वगैरह, इन लोगों ने एक परिवार की भांति हमारी देख रेख की। हमारे परिवार में तो नहीं, लेकिन हमारे परिवार रिलेटिव में काफी लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे, तो जब उनको अस्पताल से वो जब लौट कर सकुशल लौट कर आए तो उन्होंने जो आभार व्यक्त किया उनको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स जीते जागते इस दुनिया के गॉड हैं, भगवान हैं, तो उन्हें शत शत नमन। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की अगर हम बात करें तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन की याद में ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह भारत के पहले फिजिशियन हैं और क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं ये हमारे देश के। बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल के ये दूसरे सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि आधुनिक भारत में जो पश्चिम बंगाल है, जो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, यानी कि आधुनिक पश्चिम बंगाल के जनक माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? जनक। इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता जो है प्रवासी के रूप में आकर बस गए थे। कहां? बिहार में बस गए थे, लेकिन ये लोग पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे। समझिएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्टर विधान चंद्र जी की बात करें तो 1961 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। और 1990 से हम इसे मनाने की, यानी कि डॉक्टर्स जो दिवस है इसे हम मना रहे हैं। 1990 से 91 में पहली बार मनाया गया था। ये बिल्कुल याद रखिएगा। राष्ट्रीय यानी नेशनल ये जो है डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस जो है ये आपका बहुत खास है। तो सभी आज भी जो आपके आसपास अगर घर में आपके कोई डॉक्टर है तो उन्हें जरूर विश करिए डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो ये रहा आज में डॉक्टर्स डे यानी 1 जुलाई डॉक्टर्स डे का इतिहास। अब हम बढ़ते हैं 1 जुलाई के बाद अगर हम बात करते हैं किसका, तो 1 जुलाई में डॉक्टर्स डे के बाद दूसरा पॉइंट हमारा था वन महोत्सव। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, वन महोत्सव देखो ध्यान से। वन महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो 1960 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन क्या था? पर्यावरण के लिए, यानी कि जागरूकता फैलाना लोगों के अंदर। कैसे था? अगर आपको वन सप्ताह की कीमत अभी समझ में आ जाएगी। इस बार डॉक्टर्स जितनी भूमिका निभा रहे थे उसी में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वनस्पति यानी पौधों से ही हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन मिलता है, आप ये जानते हो। तो इस वर्ष से अगर हम कहें तो वो जो आंदोलन चला था 1960 में, वो आंदोलन एक बार फिर चलाने की आवश्यकता है।
जिस प्रकार ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ और ऑक्सीजन की कमी से जो भारत के लोग यानी कि भारत में जो मृत्यु दर इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में हुई, जो ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि अगर बात करें 1500 रुपए का हुआ करता था, वो 50,000 तक बिका। अगर अभी आपको अगर इसकी दुख भरी कहानी सुनाई है तो आपको सर 50,000 आप कम बता रहे हो सर, हमारे जानने वालों ने लाखों रुपए में खरीदा है एक सिलेंडर। जीवन बचाने के लिए अमीर लोगों ने, बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, उन्होंने ये तक मतलब रकम चुकाई है ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की पाने के लिए। आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पर्यावरण नहीं, वनस्पति पेड़ पौधों से आता है हमें। तो यानी कि वन सप्ताह की बात करें, वन महोत्सव की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर के यानी कि बात करें 1 to 7 जुलाई की अगर हम बात करें तो ये वन सप्ताह 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1960 के दशक में ये आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन के नेता जो थे वो के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी थे, मुंशी जी यानी कि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी थे। और अगर हम बात करें तो के.एम. मुंशी जी संविधान सभा में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप इनको भली भांति जानते हैं कि के.एम. मुंशी कौन थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे देखिएगा कि अगर कहा जाए वन सप्ताह 7 दिन तक चलता है अपने भारत में, और इस 7 दिनों के बीच में कोशिश करिएगा कि कम से कम एक वृक्ष तो आप लगा ही दीजिएगा। मैं खुद आज बहुत व्यस्त था, आज मैं नहीं लगा पाया, लेकिन बहुत जल्द यानी कि एक कल या वर्षों में हम लोग एक वृक्षारोपण यानी कि हमारे पूरे स्टाफ में एक वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी जमीनों पर एक वृक्षारोपण लगाए जाएंगे, यानी कि जो रोड के किनारे जो सरकारी जमीन होती है जहां पर्यावरण के लिए जो मुहैया उपलब्ध कराई जाती हैं, उन पर हम एक कोशिश करेंगे कि सभी स्टाफ लगाएं। और ये चीज दिखाने की आवश्यकता नहीं कि इसकी वीडियो बनाई जाए, इसका सेल्फी लिया जाए, इसको स्टेटस पे लगाया जाए, ये सब मत करिए। ये सब दिखावे की चीज नहीं है। अपने राष्ट्र के लिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे वो सोचिए। हमारे पूर्वजों ने तो इतना कुछ हमारे लिए छोड़कर गए हैं जो हमें ऑक्सीजन के रूप में मिल रहा है, पानी मिल रही है हमको, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि अपने आने वाली पुस्तकों के लिए हम कुछ छोड़कर जाएं जिनसे वो हमें अच्छी यादों के रूप में याद कर सके। ठीक है, पैसे ही छोड़कर जाना सब कुछ नहीं होता है। ओके, तो अब देखो साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो दिवस रहा, यानी कि अगर बात करें 1 से लेकर 7 जुलाई तक वन सप्ताह का जो दिवस है, इसमें जो मेन पॉइंट बनता है ये बनता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश के नाम है या किस राज्य के नाम है? तो भारत में सबसे अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड भारत का ही नाम है, लेकिन सबसे अधिक जो रिकॉर्ड है ये मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड दर्ज किया था 2017 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक वृक्षारोपण करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का ये कवर है। इसको एक बार देख लीजिएगा आंकड़े को। ठीक है, अब हम चलते हैं एसबीआई बैंक की ओर। एसबीआई बैंक की स्थापना क्या हुई है, यानी कि 1 जुलाई की बात करते हैं तो एसबीआई बैंक की ओर बढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छा इतिहास बनेगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से निकल के आनी है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना हुई है, स्थापना हुई। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो एसबीआई बैंक की स्थापना की बाद की कहानी सुनिएगा, कैसे स्थापना इसकी हुई और कैसे ये बना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में 1770 में 1770 ईस्वी में एक बैंक खोला गया, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा। फिर 1806 में एक आता है बैंक ऑफ, यानी कि कहते हैं कलकत्ता, कैलकटा, कलकत्ता। फिर 1840 में एक बैंक खुलता है, इसे कहते हैं बंबई, बंबई यानी कि वर्तमान नाम मुंबई। फिर 1843 में एक बैंक खुलता है भारत में, इसका नाम होता है बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, मद्रास। ये 3 बैंक यानी कि बाद में, पहला बैंक आपको दिख रहा है कौन सा खोला गया था, और दूसरा बैंक दिख रहा है आपको कौन सा खोला गया था, तीसरा बैंक। तो अब क्या होता है, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया।
तीनों बैंकों को मिला दिया गया और तीनों बैंकों को मिलाने के बाद एक नया बैंक बनाया गया वर्ष 1921 में, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक रखा गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा, ठीक है। इंपीरियल बैंक रखा गया, इसका नाम इंपीरियल बैंक हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे ये कहानी बनी है, 1955 तक हम सफर कैसे तय कर रहे हैं, उसके पहले की कहानी हम आपसे कह रहे हैं, ये पहले की कहानी है। होता क्या है कि 1921 में जब इंपीरियल बैंक हुआ तो ये वर्ष आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 आया और हमारा यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया, ठीक है। अब यहां से कहानी बहुत शुरू होती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या भारत का सरकारी बैंक है? पूर्ण रूप से नहीं, भारत का पूर्ण रूप सरकारी बैंक नहीं है। 50% इसमें भारत की भागीदारी है, बाकी अन्य यानी कि बात करते हैं तो विश्व स्तर पर बाकी अन्य देशों की भागीदारी इसमें अगर हम बात करें तो होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट यहां से निकल जाता है, SBI बैंक का लोगो क्या था? तो SBI बैंक का लोगो, जो प्राचीन लोगो, अभी जो लोगो आप देख रहे हो वो कंकरिया झील है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा रेस करना चाहूंगा क्योंकि फिर समझाने का एक मजा ही कुछ और है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, अगर लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो, ध्यान समझना इस चीज को। होता क्या है कि 1955 में इस बैंक का जो लोगो रखा गया, 55 में जो लोगो था, लोगो, ये लोगो की बात करें तो ये रखा गया था बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। और SBI बैंक की जो स्थापना है वो 1920 एक्ट के कारण है, यानी 1920 के अधिनियम के तहत है इंपीरियल बैंक की स्थापना। उसी अधिनियम के तहत SBI बैंक की स्थापना है, ये एक्ट आया था अंग्रेजों का। तो बरगद का जो पेड़ है, अब उस पेड़ को ये SBI का पहला लोगो है। लेकिन होता क्या है, आप अगर बरगद को देखोगे तो बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत ही विशाल होता है और उसको बहुत अच्छे से दिखाया जाता है ताकि चोटियां, लताएं ये सब काफी निकले होते हैं। तो अगर देखते हैं तो ये जो पेड़ होता है बहुत मजबूती का प्रतीक होता है और यानी कि विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन आलोचना करने वालों ने इसकी आलोचना ये की कि बरगद का पेड़ अपने आसपास, अपने परिवेश के क्षेत्र में किसी दूसरे वृक्ष को नहीं निकलने देता है। वो सच्चाई है, ये एकदम सत्य है कि बरगद के पेड़ यानी बरगद की कलम नहीं लगती, ना बरगद बीज से पैदा होता है। बरगद का जो बीज है यानी कि जो उसके फल लगते हैं उसको जब चिड़िया खाती है, चिड़िया के पेट में वो जाते हैं तो चिड़िया के पेट में पाए जाने वाले एंजाइम में उसका निषेचन होता है और फिर जहां चिड़िया मल का त्याग करती है वहीं पर बरगद, पीपल, पाकड़ ऐसे पेड़ निकलते हैं। ओके, तो जहां ये निकल जाते हैं, इनकी लताएं जो ऊपर से चोटियां निकल के आती है, जिनको हम लोग पकड़कर बचपन में झूलते थे, टार्जन बनते थे ना, चिल्लाते थे ओ टार्जन बोले चिल्लाते थे ना, तो वो जो चोटियां होती हैं उन चोटियों को जमीन में संपर्क में आने पर वो नए पेड़ का निर्माण कर देती हैं। फिर एक यहाँ से फिर निकलेगा, फिर बनेगा, फिर चोटियां निकलेंगी, तो ये अपना विकास कॉलोनी पूरी बना जाते हैं, यानी पूरी गुफा बना लेंगे अगर देखा जाए तो आलोचना करने वालों ने आलोचना की तो फिर इसलिए क्या हुआ कि इसको फिर हटा दिया गया। यानी कि बात करें तो इसको यानी कि SBI की ट्रस्टी ने इसको हटाया, लेकिन हटाने का जो समय रखा गया, देखिए इसके कब तक रहा। अब बात करते हैं 1971 में, अगर हम बात करते हैं 1971 में एक हैदराबाद, यानी कि बात करें हैदराबाद, आप जानते हैं हैदराबाद, मालूम है आपको? तो हैदराबाद के एक स्टूडेंट की नेशनल जो टेक्नोलॉजी, आपके डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी है, वहां से बात करें तो एक विद्यार्थी महोदय आए जिनका नाम है शेखर कामत जी जो थे, उन्होंने एक नया डिजाइन, इनका लोगो तैयार किया, वो था कंकरिया झील था ये, ठीक है। कंकरिया झील आपको पता है कि कंकरिया झील कहाँ है? अगर बात करते हैं राजस्थान में कंकरिया झील पड़ती है। तो अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक चीज यहाँ से निकल के आती है। कंकरिया झील जो है, कहते हैं कि ये जो कंकरिया झील है बिल्कुल ठीक जैसे कि SBI का लोगो हमारा है। SBI का लोगो अगर बात करते हैं, ये SBI के लोगो की बात करें तो ये आप जानते हो और ये SBI का लोगो हमारा बन जाता है, ठीक है। शायद मैंने सही से गोल ना बना पाया हूँ, लेकिन आप शायद फील कर सकते हैं कि हाँ यार ये SBI का लोगो कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। अब SBI का ये लोगो है, समझ फील करते हैं, माना है SBI का लोगो है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें
कि ये कंकरिया झील का हूबहू डुप्लीकेट यानी कि लिया गया है, कॉपी किया, किसने किया है? शेखर कामत ने कब किया है? 1971 में, यानी कि ये लोगो बनाया गया था। 1971 से पहले बरगद इसका राष्ट्रीय यानी इसका लोगो हुआ करता था। अब बात करते हैं कंकरिया झील की, यानी कि जो लिया है, बनाया गया है। तो ये अहमदाबाद के स्टूडेंट थे और ये झील पड़ती है राजस्थान के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कहते हैं, तो राजधानी गुजरात में होती है, गुजरात के अहमदाबाद में है ये, गुजरात के अहमदाबाद में लिया गया, राजस्थान में, सॉरी मैं भूल रहा था, गलत बोल रहा था। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये झील है। अहमदाबाद से क्या होता है आप वहां पे समझेंगे, जब ये झील थी तो 1400 के आसपास इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन नामक सुल्तान ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और ये निर्माण कार्य फिर जब प्रारंभ हुआ काफी समय तक बाद, यानी कि 15वीं शताब्दी में ये कंप्लीट हुआ। यानी कि ऐसा है कि ये जो झील है ये बनाया गया है, इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा मनोरम है। इसके बीच में अगर हम कहें तो कुछ एक बाग बगीचे बने हुए हैं जो और इसके दृश्य को मनोरम कर देते हैं। यहाँ नौका विहार का एक अच्छा खासा आयोजन है और सबसे अच्छी बात कि ये पर्यटक केंद्र भी है। दूसरी बात, यहाँ पर जहांगीर और नूरजहां अक्सर घूमने जाया करते थे, ये कहानी सब प्रचलित है। ओके, तो ये एसबीआई यानी एसबीआई के लोगों की छिपी हुई कहानी है। लेकिन एसबीआई इस लोगों को क्या कहता है कि भारत में यानी कि जो ये बैंक है सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा, उसी एक व्यक्ति को जाने का मार्ग मिलेगा और फिर वो वापस उसी रास्ते वापस चलाता है, यानी कि कोई और मार्ग नहीं है एसबीआई बैंक में जाने का मार्ग। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक की। अगर हम बात करते हैं वर्तमान चेयरमैन, अगर हम बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा हैं, आपको पता होगा, ये एक चेयरमैन बने। एक चेयरपर्सन महिला हुई जिनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, ये नाम आपने सुना होगा, 2013 में वो बनी थी। और अभी जो दिनेश कुमार जो खारा है ये 2020 में बने हैं और ये 3 वर्षों के लिए बनाए गए हैं, ये भी आप जानते हैं। अब एक अच्छा सा प्रश्न आता है, यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं। जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई जो बैंक है आपका, ये बैंक अगर बात करें तो इसकी भारत में लगभग कितनी शाखाएं हैं, कितना कुछ है, तो लगभग इस बैंक की बताएं तो कहा जाता है 5,000 लगभग इसकी शाखाएं हैं पूरे भारत में। एटीएम की बात करते हैं तो 80,000 इसके कम से कम एटीएम है, ठीक है, 80,000 इसके एटीएम है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, विश्व में 195 इसके ऑफिस हैं, विश्व में 95 शाखा है, ठीक है, शाखा। और विश्व में पहला देश जहां पर एसबीआई ने अपना केंद्र स्थापित किया, यानी अपना जहां पे फ्रेंचाइजी इतना खोला, वो तो विश्व में सबसे पहले लंदन में खोला था इसने। लंदन की बात करते हैं, लंदन में एसबीआई ने 1963 में लंदन में खोला गया था, इसका एक ब्रांच, एक शाखा खोली गई थी। और अगर हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक का जो टर्नओवर है पूरे भारत में सभी बैंकों से सबसे ज्यादा टर्नओवर एसबीआई बैंक का है। 33 ट्रिलियन डॉलर इसका टर्नओवर है सालाना, जान सकते हैं 33,000 ट्रिलियन डॉलर सर इसका सालाना जो है टर्नओवर है, इसका आप समझ लीजिएगा 1 साल का। अब ये अगर हम बात करते हैं, ये आंकड़ा मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आंकड़ा 2020 का है, 21 का नहीं है आंकड़ा, ये आंकड़ा आया नहीं है। ओके, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम का है वो सिर्फ आपका एसबीआई का स्थापना वर्ष है, प्राचीन नाम है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिला के खोला गया था, बैंक ऑफ बंगाल, कलकत्ता और मद्रास को मिलाकर खोला गया था। आपको पता है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तीनों को याद रखिएगा। फिर उसका लोगो की बात करते हैं तो पहला लोगो बरगद का पेड़ था। दूसरा लोगो अगर हम बात करते हैं जो वर्तमान में है वो कंकरिया झील है। इस झील को किसने बनाया है? शेखर कामत नाम के स्टूडेंट ने बनाया है। अहमदाबाद यानी अहमदाबाद में झील है और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात शहर में अहमदाबाद है। गुज्जू छे, गुजराती छे, जहाँ के महात्मा गांधी जी हुआ करते थे, वहां का है। फिर बात करते हैं अगर कंकरिया झील का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। इसको कुतुबे शाही कहा जाता है, कभी इसको शाही कुतुबे कहते हैं। इसका 2 नाम उर्दू अल्फाज में भी रखा गया है। ये आपका यानी कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रहा। इसमें जो एसबीआई बैंक की जो महिला चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य, उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम कतई मत भूलिएगा क्योंकि ये नाम काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं आपको इसके पहले अगर पीछे लेके चलें तो वन महोत्सव था। वन महोत्सव के बारे में मैंने आपको बताया है कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में हमारे। और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये 1960 में क्रांति भारत में हुई, एक आंदोलन भारत में हुआ, जिसे कहते हैं वन
संरक्षण आंदोलन कह सकते हैं। अभी चिपको आंदोलन की बात नहीं करें, चिपको आंदोलन 1973 के आसपास हम चलेंगे, तब बाद में बात करेंगे उसका, यानी कि इन्वायरमेंट एक्ट जब हमारा आएगा तब की हम बात करेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा वाली कहानी को इसमें मत जोड़िएगा, ये के.एम. मुंशी की कहानी है। के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कौन थे आपको पता है, उस समय यानी संविधान के निर्माण सभा में एक समिति बनाई गई थी, के.एम. मुंशी उसके अध्यक्ष थे, जिसका नाम है यानी कार्यकारी समिति। ओके, ये कहानी उनकी थी। फिर डॉक्टर्स डे पर आते हैं। डॉक्टर्स डे यानी कि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर है। वर्तमान समय में कोरोना काल में देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया कि उनको सशक्त नमन हमारा। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो डॉक्टर्स डे किसकी याद है, डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय भारत के पहले फिजिशियन हैं, और इन्हीं के पास कहते हैं कि भारत में एकमात्र जो एम्बुलेंस सेवा है वायुयान में, वो डॉक्टर विधान चंद्र राय के पास ही है। फिर वेणुगोपाल आते हैं, जो हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं, भारत के एक डॉक्टर जिन्होंने ब्रेन का हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति, उनके पास भी खुद का एक यानी कि चॉपर, एम्बुलेंस चॉपर है। कहा जाता है कि दामिनी निर्भया कांड में जब दामिनी को यानी कि सिंगापुर ले जाया जा रहा था, तो इनके चॉपर से ही ले जाया गया था, जो रास्ते में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने कहानी सुनी होगी 2012 में, ठीक है, 16 दिसंबर 2012 की कहानी। ओके, तो एक बार आपने समरी देखी पूरी, कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे क्या नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर रहे और क्या क्या नहीं रहे। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ साथियों। और हाँ, जो जो मैंने टॉपिक्स पॉइंट्स बताए हैं आपको, वो बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा लेकर के। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं आप, आपके लिए फिर से शुरू किया जा रहा है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। इस गर्मी में आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही बनता है। और इतने दिनों बाद अगर मैं वापस कम बैक कर रहा हूँ, तो एक जुनून के साथ और आपके सपोर्ट के साथ। ओके, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।